हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष का पद संभालने पर मैं स्वयं तथा अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों के साथ आपको और कोलंबिया के लोगों को बधाई देता हूँ। लगभग 2 दशक पूर्व लैटिन अमेरिका में हमारा सम्मेलन हुआ था। आज जब विश्व के सम्मुख अनेक समस्याओं के कारण नाजुक स्थिति पैदा हो गई है, हम पुनः इस महाद्वीप में एकत्र हुए हैं। यह उपयुक्त ही है कि इस बार हमारा मेजबान मित्र और आतिथ्य सत्कार करने वाला देश कोलंबिया है, जिसके बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि यह रचनात्मकता की भूमि है और विश्व के मामलों में इसकी सक्रिय भूमिका सर्वविदित है। पिछले वर्षों में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जिस बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके विशाल अनुभव और विलक्षणता तथा दूरदर्शिता के कारण हमारी गतिविधियों को असीमित लाभ हुआ है। मैं अपने साथियों सहित अपने नए सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे आंदोलन का यह 11वां शिखर सम्मेलन बेलग्राड में 1961 में हुआ। इस आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन की उपेक्षा यह कई मायनों में कहीं अधिक प्रभावकारी है। आज इसमें 113 सदस्य राष्ट्र, अनेक पर्यवेक्षक और अतिथि भाग ले रहे हैं, जो लगभग प्रत्येक नस्ल और संस्कृति, जाति और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि पहले शिखर सम्मेलन के लिए केवल 25 देश एकत्र हुए थे, तथापि जो 25 महान देश वहाँ पहली बार एकत्र हुए थे, उनके मन में जो भावना थी वह चालू लीक से बिल्कुल हटकर बड़ी साहसपूर्ण थी। यह इतनी अधिक सही और इतनी ज़ोरदार सिद्ध हुई कि जिस भी नवजात राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली, उसने इस आंदोलन को अपना पालना या आश्रय स्थल समझ लिया और वह
उसमें शामिल हो गया। भारत में तो गुटनिरपेक्षता की धारणा का उद्गम अत्यंत प्राचीन काल में मिलता है, परंतु इसके आधुनिक रूप की व्याख्या इसी आंदोलन के एक जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों और विचारों में परिलक्षित होती है। उनका सिद्धांत या मत बहुत सरल था। उन्होंने कहा था कि विश्व के मामलों में हमें सामान्यतया ऐसी हर बात का समर्थन करना चाहिए जो शांति को बढ़ावा देती है और युद्ध से बचाती है, और जो एक देश पर किसी दूसरे देश के साम्राज्यवादी प्रभुत्व को समाप्त करती है। महोदय, मुझे विश्वास है कि अब तक हम उस संशय की स्थिति से निकल चुके हैं जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर प्रश्न उठाया जाता था। शीत युद्ध इतना अधिक विवश करने वाला बन गया था कि कई लोग तो यह ही भूल गए थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या युक्ति और तर्क था, और वे समझते थे कि यह एक या दूसरे जबरदस्त गुट में शामिल होने के लिए नटबाजी करने के समान है। शांति प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और नई विश्व व्यवस्था कायम करने के स्थायी उद्देश्यों का तो महत्व ही गौण हो गया। तथापि जैसा कि नए विश्व की प्रकृति से पता चलता है, गुटनिरपेक्षता में प्रतिसंतुलन की धारणा के रूप में बड़ी प्रासंगिकता है। हम सब इसमें और विश्व के लिए इसकी उपयोगिता में विश्वास रखते हैं। पुराने ढांचे का एक भी ऐसा कारक नहीं है जो कम हो गया है और जिससे गुटनिरपेक्षता की भूमिका किसी भी तरह कुछ भी कम समझी जा सके। विकसित देशों में भी विश्वव्यापीकरण की गतिशीलता के कारण एक रूपांतरण या परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसमें कुछ अंतर है। विकसित देशों में प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ, वहाँ की संस्थाओं ने परिवर्तन की चुनौतियों का धीरे धीरे सामना किया और नए नियमों की जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सरकारों और नए प्रणेताओं के बीच आपस में विचार विमर्श होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की तरह नहीं, बल्कि विकसित देशों को समय की सीमा और प्रौद्योगिकी के आयामों को लांघने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने परिवर्तन को अपनी शर्तों के अनुसार स्वीकार किया। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश विश्व के और सामाजिक व आर्थिक तंत्रों से अपना एकीकरण चाहेंगे, तो उन्हें इस वास्तविक तबादले या परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा।
हमारे लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रक्रिया से अस्थिरता न आ जाए। यह प्रबंधित संक्रमण कहीं विस्फोटक न बन जाए और उन्हीं ढांचों को तोड़ ना दे जो राष्ट्र राज्य का अवलंब है। इसके लिए आवश्यक है कि इन विषयों पर हम आपस में बहस और चर्चा करें ताकि बहुपक्षीय मंचों पर विश्वव्यापीकरण की गतिशीलता से समझौता करते हुए भी हमारे सामान्य हितों की रक्षा हो सके। इस दिशा में हम शीघ्र अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।